नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और इस देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात जामिया चलो की। अब जामिया में लाइब्रेरी में हुई हिंसा को आज 1 महीना पूरा हो रहा है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की अपील पर आज एक बड़ा प्रदर्शन जामिया चलो का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी छात्रों और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों को पहुंचने की अपील की गई। दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के लिए छात्र जामिया पहुंचने लगे हैं। छात्र जामिया की लाइब्रेरी में मारपीट करने का आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब जामिया में पुलिस तब घुसी थी जब सीएए के विरोध में छात्र हिंसा पर उतारू हो गए थे। हालांकि जामिया के वीसी छात्रों की मांग को लेकर लगातार सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क में है, लेकिन इसके बावजूद छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतारू हैं। दीपक बिष्ट और जावेद मंसूरी जुड़ रहे हैं हमारे साथ डिटेल्स के साथ। इन तमाम खबरों पर और डेवलपमेंट्स पर बात करने के लिए अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जावेद मंसूरी, आप कहां हैं? इन छात्रों की मांग क्या है? क्या इनमें से कोई भी अभी तक सामने आकर यह कह पाया है कि छात्र परिसर के अंदर से पुलिस पर पथराव किसने किया, एसिड की बोतलें किसने फेंकी, मोलोटॉव से भरी बोतल्स, मोलोटॉव कॉकटेल्स किसने फेंकी? इस पर इनमें से कोई आगे बढ़कर आया है? देखिए आनंद, हम इस वक्त जामिया कैंपस के बाहर मौजूद हैं। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं जो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की कॉल पर यहाँ पर जुटे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर छात्र इकट्ठा हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सीए एनआरसी के खिलाफ, जामिया में जो 15 तारीख को हिंसा हुई इसके खिलाफ। और देखिए इधर मंच लगाया गया है गेट नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर न सिर्फ जामिया, एएमयू और डीयू, जेएनयू तमाम जगहों से लोग इकट्ठा हुए। ये बताइए कि आप कहाँ से आए? आप यही जामिया से हैं? जी, मैं जामिया मिल्लिया का लॉ का स्टूडेंट हूँ। और आज ये क्रैकडाउन का 1 महीना हो गया। 15 दिसंबर को क्रैकडाउन इलीगली क्रिमिनल ट्रेसपास किया था दिल्ली पुलिस ने। आज यहाँ पर 15 जनवरी है। आज 1 महीने हो गए। हमारा जॉइंट कॉल है पूरे यूनिवर्सिटीज़ का, सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं और हम आज इस दिल्ली पुलिस के वैंडलिज्म के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए कि 1 महीना हो गया, वीसी का भी घेराव आपने किया था, हमने देखा कि वीसी से आप मांग कर रहे थे पुलिस के खिलाफ एफआईआर कराने की, लेकिन पुलिस की अपनी उस वक्त दलील थी कि अंदर से छात्रों की जब उन्होंने हिंसा की उसके बाद उन्होंने पुलिस ने कार्रवाई की। इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? सर, ये पुलिस का दलील है या वीसी का दलील? क्रिमिनल लॉ में होता क्या है कि एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए फर्स्ट इंस्टेंस, लेकिन हमारी वीसी से जब हमने पूछा कि आप एफआईआर दर्ज कराई कि नहीं कराई, 1 महीने हो गए, तो उन्होंने ये कहा कि हम दिल्ली पुलिस के पास गए एफआईआर दर्ज कराने जामिया नगर थाने में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब होता क्या है, दो स्टेप है। हमने पूछा 156(3) सीआरपीसी में आप डीएसपी के पास गई, उनके पास जवाब ये था कि हम नहीं गए। हमने कहा फिर 200 सीआरपीसी में आप मजिस्ट्रेट के पास गई, उनके पास जवाब था ये 2 स्टेप है। सेटिस्फाइड नहीं? आप ये बताइए कि जब वीसी आपसे डायलॉग कर रही है, सोमवार को वो मिली थी, 2 बार आपके बीच में आई, तो फिर ये विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, वीसी जो है, वीसी किसका आर्गुमेंट फॉरवर्ड कर रही है? वीसी सेंटर के बिहाफ पे स्टूडेंट से बात कर रही है। वीसी ऐसे वीसी एक्ट नहीं कर रही है यूनिवर्सिटी में। तो हम लोगों की डिमांड यही है। जावेद, जरा उनसे पूछिए कि पुलिस को जामिया कैंपस में घुसने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उससे पहले 1.5 दिन तो वो प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उनका साथ दे रही थी। तो पुलिस को घुसने की जरूरत क्यों पड़ी जामिया के कैंपस में? पूछिए उनसे, उसका भी जवाब दे ये छात्र। से भी यही कहते हैं कि आप स्टूडेंट से डायलॉग कीजिए, डायलॉग में आइए और जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो मानिए। ये बताइए कि वीसी कह रही है कि पुलिस को परमिशन नहीं दी थी, तो फिर पुलिस कैसे जामिया में घुसी, से क्यों जरूरत? तो यही तो वीसी आप इतना कंफ्यूज क्यों कर रही है लोगों को? जब उनको पता है कि आपने परमिशन नहीं दी तो आप एफआईआर लॉन्च करवाइए। आनंद, और भी लोग हैं यहाँ पर और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, वही जो इनका तरीका है नारेबाजी यहाँ पर है। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और इनसे बात करेंगे। एक मिनट, आप जामिया के स्टूडेंट्स हैं, ये बताइए क्या ये जो पूरा चल रहा है 15 दिसंबर को पुलिस की जो कार्रवाई हुई थी, आज 1 महीना हुआ है, क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग कुछ नहीं है, बस हमारी मांग ये है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है इसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, जो कि गलत हुआ है। वीसी ने अश्योर तो किया आपको, फिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं आप? ये वीसी का विरोध कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पर लोग तो एनआरसी और सीएए का विरोध कर रहे हैं बड़े भाई। नहीं, पर अगर उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो सीएए और एनआरसी का विरोध क्यों किया जा रहा है? उनसे पूछिए सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं ये?
करना होगा तो बीसी ऑफिसर्स के लिए है हमारे पास। देखिए आनंद, बिल्कुल, और सीए का विरोध तो यहाँ पर चल ही रहा है और लोगों से भी हम यहाँ पर सबसे बात ज्यादा करेंगे। जावेद आपको ये देखिए, पूछने की जरूरत है, जिस तिरंगे की आड़ में ये प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ये पूछिए, इनको बताइए कि देश कैसे टूटेगा सीए से, जरा बता दें। बाद भी सीए तो लागू हो गया है, सीए का विरोध क्यों कर रहे हैं? सर यो जो बिल है ये हित के बाहर है। कैसे देश हित के बाहर है, पूछिए हमसे, कैसे देश हित के बाहर है? कुछ रखा गया है जैसे कि क्रिश्चियन रखे गए हैं, हिंदू रखे गए हैं, इसमें मुस्लिम को छोड़ दिया गया है। कौन से मुस्लिम को छोड़ दिया गया, पूछिए ना, कौन से मुस्लिम को छोड़ दिया गया? किसी हिंदुस्तानी को छोड़ा है? उनको पूछिए किसी हिंदुस्तानी को छोड़ा है? जो है कि नागरिकता देने की जो बात की गई है, तो इसमें जो मुस्लिम समुदाय है, कौन से उसे मुस्लिम इसमें नहीं समुदाय रखा है? गया है। कौन से मुस्लिम समुदाय, पूछिए तो सही। पाकिस्तान के क्या मुस्लिम समुदाय, यहाँ के मुस्लिम को कहाँ इसमें शामिल है? नहीं सर, ये इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं तो ये हमसे प्रूफ मांगा गया है। ये हमारे लिए अब ये सीएए की बात कर रहे हैं कि एनआरसी की बात कर रहे हैं? इंडिया के नागरिक है। अब ये सीएए की बात कर रहे हैं कि एनआरसी की बात कर रहे हैं? कि नागरिक जो है आप हिंदुस्तान के हैं, इसे प्रूफ कीजिए। देखिए ये सीए और एनआरसी दोनों को जोड़े हैं और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ जो नारा आजादी का है वो यहाँ पर लगा रहे हैं और तिरंगा भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो जावेद, इन सबसे ये पूछने की जरूरत है कोऑर्डिनेशन कमेटी की क्या इनके मन में कोई शुबा है कि ये भारतीय नागरिक हैं? अगर इनके मन में कोई शुबा नहीं कि ये भारतीय नागरिक हैं तो इनको किस तरह का विरोध करने की जरूरत है? क्या इनका जन्म भारत में नहीं हुआ है? जितने विरोध कर रहे हैं यहां पर, इनको पूछिए क्या इनका जन्म भारत में हुआ है? अगर इनका जन्म भारत में हुआ तो ये क्यों विरोध कर रहे हैं? स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है, सीए और एनआरसी के खिलाफ भी लगातार कर रहे हैं। आप बताइए कि आपको क्या दिक्कत है सीए एनआरसी से? सर सीए एनआरसी से मुझे सिर्फ दिक्कत ये है कि पहली चीज जब हमारा वोट लिया गया भारतीय के कि तुम देशभक्त हो, देश के लोग हो, तो अब वही भारतीय अपना नागरिकता क्यों प्रूफ करें? अब सवाल इस बात का है नहीं, कि NRC में अगर दो ये लोगों का जब नाम ये लिखा है, टिकट बुक युवा करते हैं तो अपना आईडी प्रमाण पत्र नहीं देते हैं? अगर इनके पास आईडी प्रमाण पत्र है, अगर भारत में जन्मे हैं तो उनको पूछिए जावेद कि अगर भारत में जन्मे हैं तो इनको क्यों डर है एनआरसी से? अगर ये पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डीएल के लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और वहां इनके अपने जन्म की तारीख और अपनी नागरिकता प्रूफ कर सकते हैं, तो एनआरसी के लिए क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर इकट्ठे भी हो रहे हैं, कुछ और लोग भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। मैम बात करेंगे आप, अगर जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है ये एनआरसी के खिलाफ है कि मोदी के खिलाफ है, ये भी पूछिए। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी आप कहाँ से आए पहले एक बार? मैं तो इसी यूनिवर्सिटी का हूँ, लेकिन ये लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग डिपार्टमेंट से दिल्ली यूनिवर्सिटी के आए ये हैं। प्रोटेस्ट किस चीज के खिलाफ है, थोड़ा सा इसको अबे यार, 1 महीने के बाद आपको ये समझ, आप ये पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि यू हैवंट स्टडीड द प्रॉब्लम। तो यू अंडरस्टैंड, अरे समझाइए ना, वो तो प्रोफेसर हैं, हम कह रहे हैं यहाँ के हैं, बताएं, समझाएं जरा, प्रॉब्लम समझाएं, प्रॉब्लम किससे है इनको? लोग जमा हुए, लेकिन पुलिस में विरोध में जमा होने के पीछे जो बड़ा मकसद था वो ये कि जो कानून लाए जा रहे हैं, जो संविधान की अवहेलना करते हुए जो कानून लाए, कैसे संविधान की अवहेलना है बताइए? सीए किस भारतीय नागरिक के संवैधानिक हक की अवहेलना है बताइए? पूछिए इनसे। सरकार दलील देती है कि ये तो कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। सरकार शुरुआत से मैं सरकार की दलील को कहूँ कि बहुत ही जलील दलील है। नहीं, शिकायत इनकी पुलिस से है, शिकायत इनकी मोदी से है। किससे शिकायत है? दलील को कोई उनको बोलिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो एक एक्ट है, ये एक्ट तो 1955 से चला आ रहा है, इसमें सिर्फ संशोधन हुए हैं, कोई नया कानून नहीं बना है। संविधान के बाहर जाके कर सकते हैं। ये तो पढ़े लिखे हैं, इनको पूछिए, ये प्रोफेसर हैं क्या? इनको पूछिए, इन्होंने पढ़ा एक्ट को। नहीं करेंगे। आप ये अमेंडमेंट ला रहे हैं, धर्म को आधार बना रहे हैं भेदभाव करने के लिए। धर्म कौन सा धर्म? किसके धर्म? किसी भारतीय मूल के व्यक्ति के धर्म को आधार बनाया गया है? हम लोग जुट रहे, इनको पूछना जरूरी है जावेद मंसूरी, क्योंकि ये लोग क्यों खड़े हैं वहां पर इनको खुद नहीं पता। ये किसका विरोध करने के लिए खड़े हैं? ये बहाना ढूंढ रहे हैं मोदी विरोध करने का, या सच में इनकी तकलीफें हैं? ये जानने की जरूरत है। दीपक, मोदी विरोध के पोस्टर्स क्यों दिख रहे हैं वहां पर, अगर इनको एक्ट से संशोधन लाने की जरूरत है? बतौर पार्लियामेंट में 370 से ज्यादा लोगों ने इसको बहुमत के साथ इसको पास किया है। जब इतने बीजेपी से आगे बढ़कर पार्टियों ने इसका समर्थन किया है, तो फिर यह सवाल सिर्फ मोदी से क्यों पूछ रहे हैं? ये मोदी विरोध का बहाना ढूंढ रहे हैं या सच में इनको कोई तकलीफ है? ये जानने की जरूरत है। दीपक बिष्ट, आप कहां हैं बताइए? कितने लोग हैं जो साफ साफ ये बता सकते हैं कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सीएए से हानि होगी? किसी इतने जो खड़े हैं, 1 महीने में इन्होंने एक्ट पढ़ने की कोशिश भी की है?
देखिए, मैं जिस जगह पर हूँ, मैं मंच के पास हूँ। यहाँ पर हालांकि जो पंडाल है वो यहाँ पर इस जगह पर खाली है, लेकिन यहाँ से पीछे की तरफ जरूर भीड़ दिखाई दे रही, क्योंकि बैरिकेड्स किया गया है रस्सियों के जरिए, और यहाँ से कुछ लोग जो है संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि आसपास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बात करके हमें बता सके। लेकिन जो ये मंच की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, एक मंच बनाया गया है यहाँ पर आनंद, और यहाँ से लगातार लोगों को जुड़ने की अपील की जा रही है। और ख़ास तौर से आज बाकायदा एक मीडिया स्टैंड बनाया गया है जहां से मीडिया को एंट्री है, और ये देखिए एक बीच में गैप है और उसके दूसरी तरफ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनका ये कहना है कि अगर किसी को कोई यहाँ पर आने की यहाँ जो भी आ सकता है उसको यहाँ पर बुलाकर बैठाया जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से अलग अलग लोग जो है मंच का संचालन करने में जुटे हुए हैं, लेकिन कौन लोग हैं अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन इनके पीछे कौन है, ये कौन लोग हैं अमिताभ, मैं भी ये जानना चाहता हूं। दीपक भी, ये अमिताभ एक बात बताइए, इनको यहाँ यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजा गया, 1 महीने से क्या पढ़ रहे हैं ये देश हित में कौन सा काम कर रहे हैं? इतना बड़ा पोस्टर लगाया है भारत माता का और या भारत का, और जहां पर उन्होंने खून के धब्बे लगाकर कर दिया नेशन इज ब्लीडिंग। कहां ब्लीड कर रहा है नेशन? आनंद, यही तो ये तस्वीरें ही साफ कर रही हैं। यहाँ डफली बज रही है, लोग एक लय में यहाँ तालियां बजा रहे हैं। तमाम कोई कह रहा है हम सीए के विरोध में खड़े हैं, कोई कह रहा है पुलिस एक्शन के विरोध में खड़े हैं। तो अगर पुलिस एक्शन होता, अभी देखिए आप अभी स्क्रीन पे जो पोस्टर लगा है, रिजेक्ट सीए रिजेक्ट एनआरसी लगा हुआ है, और कह रहे हैं कि पुलिस एक्शन के खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं। तो और इसमें कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। मुद्दा एक है जामिया, मुद्दा एक है सीए, मुद्दा ये है इन चेहरों, इन अनाम चेहरों, गुमनाम चेहरों के पीछे कौन सा चेहरा है, कौन यहाँ पर हवा दे रहा है, इनको कैसे यहाँ भीड़ लगी है, ये तमाम चीज़ें हैं जो 1 महीने से कई सवाल हैं जो कुरेद रहे हैं। जे अगर आप उनको वीसी से परेशानी थी, वीसी खुद बाहर निकल कर बाहर आई, वीसी ने खुद छात्रों से बात की, वीसी को इन्होंने खुद अपनी शिकायत की है, वीसी ने कल जाकर एचआरडी मिनिस्ट्री में बड़े अधिकारियों से बात की है। तो तमाम कोशिश हो रही है इस पूरे मसले को सुलझाने की, लेकिन जो यहाँ अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। आप तमाम सवाल पूछ रहे हैं आनंद, मैं तब से देख रहा हूँ। उस तब कोई कह रहा है हम सीए के विरोध में, आप सीए नहीं पढ़े हो 1 महीने से, कोई कह रहा है कि जेएनयू पुलिस क्यों अंदर आई। तो जाहिर तौर पर एक मुद्दा यहाँ पर पूरा का पूरा भ्रम की स्थिति है छात्रों, और छात्र एक ऐसे चेहरे हैं जो भावुक होते हैं, और छात्र पूरी तरह से मैदान में टूट पड़ते हैं। एक बात बताइए, इन्होंने सड़क जाम कर रखा है, इन्होंने वहां पर तहस नहस पिछले 1 महीने से दिल्ली निवासियों को कितनी तकलीफ हो रही है, नोएडा निवासियों को तकलीफ हो रही है, इर्द गिर्द लोगों को जाम सहना पड़ रहा है। इन्होंने वहां पर भारत का नक्शा लगाकर उसमें खून के धब्बे लगाकर कहा इंडिया इज ब्लीडिंग, इतना बड़ा मंच खड़ा कर दिया, और ये कह रहे हैं कि इन्हें इस देश में आजादी नहीं मिल रही है। यही तो, तभी तो मैं कह रहा हूं, आप बताइए। सीए को लेकर आनंद, यही तो मेरा उस सीए को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि सीए क्या ये लोगों को नहीं मालूम है, ये इसको अल्पसंख्यक मुसलमानों से जोड़ रहे हैं कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। उन्हें ये नहीं पता है कि जो बाहर से मुसलमान आएंगे, जो पाकिस्तान में है, जो बाहर बांग्लादेश में है, जिनको जो माइनॉरिटी में अपने अपने देशों में, अगर वो भारत आते हैं उनके लिए है ये, उन क्रिश्चियंस के लिए, उन ईसाइयों के लिए है। तो जाहिर तौर पर ये मैसेज अभी इन तक नहीं पहुँच पा रहा है, या ये मैसेज लेना नहीं चाह रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। कोर्ट ने भी संज्ञान लिया इस बात का। किस बात की डफली बजा रहे हैं ये क्या कि ये सब क्या भारत में पैदा नहीं हुए? अगर ये भारत में पैदा हुआ है तो इनको अपनी नागरिकता सिद्ध करने में क्या तकलीफ है? तो सीधा सीधा एक ही सवाल है ना कि ये सरकार विरोध है, मोदी विरोध है, उसके नाम पे जो तमाम राजनीतिक दल उठ खड़े हुए हैं। ऐसा की डफली बज रही है वहां, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की डफली बज रही है, वहां पॉलिटिक्स की डफली बज रही है। यहाँ पर पुलिस एक्शन के खिलाफ डफली होगी। अगर जो आपने एक शख्सियत से बात की जो कह रहे थे कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं, वो कह रहे थे कि सीए के विरोध में हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो ये तमाम डफली है आनंद। ये देखने वाली बात है, ये कब तक ये इनका सब्र टूटता है, क्योंकि एक ऐसे मुद्दे पर ये लड़ रहे हैं जो मुद्दा अब सरकार भी कह चुकी है वापस होने वाला नहीं है। एक ऐसा मुद्दे की बात करें जिसमें सरकार ने भी साफ कर दिया है कि देश के मुसलमानों को और देश ये ऐसा की डफली बजाने वालों से पूछने की जरूरत है कि डीयू में एग्जाम जब हो रहे थे तो क्या ऐसा ने एग्जाम रोकने की कोशिश नहीं की थी? इनसे पूछने की जरूरत है कि जेएनयू में छात्र जब अपने आप को इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे तो इनको उन्होंने रोका क्यों? अगर आपका संवैधानिक हक डिसेंट जताना है तो किसी और का संवैधानिक हक पाठशालाओं में जाकर पढ़ना नहीं है क्या? बिल्कुल, तभी उनके संवैधानिक हकों का क्या?
इन्होंने लेक्चर्स क्यों रोक रखे हैं, बंद क्यों कर रखे हैं? तभी तो आनंद कुछ छात्रों के क्लासेस क्यों नहीं होने दे रहे? ये अपना विरोध करते रहे, जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने दे। और सरकारी आंकड़े बता रहे हैं आनंद की जेएनयू में कम से कम 5,000 से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कल तक करवा लिया था। तो जाहिर तौर पर छात्र अगर 5,000 से ज्यादा, जो उनके आधे 60-70% हो जाते हैं 7,500-8,000 छात्रों 8,000 छात्रों में से, तो अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं 5 से 5,500 छात्र कल तक, तो ये काफी बड़ी बात मायने रखती है कि छात्र तो यानी ये छात्र यानी माइनॉरिटी में है, इनके साथ सपोर्ट नहीं है और इसीलिए इन्होंने वहां हुड़दंग मचाने की कोशिश की। भले ही जिसने भी सर्वनाश किया हो, वहां पर सर्वर रूम का, हॉस्टल्स का तोड़फोड़ की हो, चाहे कोई भी फैक्शन हो, तभी इनको हक कैसे बनता है ये करने का? संविधान उनको ये हक नहीं देता, किसी और के हक को छीनने का हक इनके पास नहीं है। आनंद मैं बार बार कर रहा हूं, तभी तो है, युवाओं का मामला है, छात्रों का मामला है, आइडियोलॉजिकल बैटल है, फिर भी अगर हिंसा हो रही है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं, एक महीने से अगर शाहीन बाग इलाका जाम पड़ा है, तो ये वाकई चिंता का विषय है। लेकिन सरकार और पुलिस भी काफ़ी रेस्ट्रेंट में है, सरकार लगातार बात करने की कोशिश कर रही है। अगर जामिया की वीसी अगर निकल कर बाहर बात कर रही है, सीधे छात्रों से मुखातिब हो रही है उन छात्रों की भीड़ में आकर, तो ये भी सोचने वाली बात है ना। अगर ये आरोप लगा रहे हैं, इतने दिन वीसी उनके साथ थी, अब वीसी सेंटर के लिए बोल रही है, क्यों? क्योंकि उनकी भाषा नहीं बोल रही, तो जो आपके साथ नहीं तो वो खराब। तो अगर आप बात ही नहीं करेंगे आनंद, तो ये टूटने वाला कैसे है ये गतिरोध? अगर आप बोलेंगे मैं वीसी से बात नहीं करूंगा, वो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, केंद्र के नुमाइंदे हैं, तो आप उनसे बात नहीं करोगे, आप किससे बात करोगे? फिर दिल्ली पुलिस से बात नहीं करोगे, दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहोगे। अरे बात नहीं करोगे तो गतिरोध टूटेगा कहां से? ऐसे सड़क पर बैठने से तो नहीं इनको टूटेगा। वहां बिठा कौन रहा है? अमिताभ आप बताइए, ये राजनीति नहीं है क्या? तभी तो मैंने कहा ये गुमनाम स्टूडेंट बॉडीज के इलेक्शंस भी आने वाले हैं जून जुलाई में, तमाम उसकी भी चीजें तैयारी चल रही है, रोटियां अलग अलग चीजें सेकी जा रही हैं। दिल्ली चुनाव से पहले गरमाया जा रहा है माहौल को। इन प्रोटेस्ट में भी कई ऐसे फैक्शंस हैं जो चाहते हैं कि क्लासेस रिज्यूम हो, लेकिन उन्हें नहीं करने दिया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बिल्कुल डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन छात्रों की क्लासेस नहीं हो रही हैं। और इसीलिए मैंने अब कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी आनंद 2 दिन पहले कि जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने, बहुत सारे पुराने वाइस चांसलर्स ने जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, उसमें यही तो डर है कि अगर इंडिपेंडेंट सोच वाले या फिर राइटिस्ट सोच वाले लोग अगर अपनी बात रखना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली, वो भी उनको रखने नहीं दिया जाता है, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस पर एक खास तबके का कब्जा है। उनका यही आरोप था कि लेफ्ट विंग का कब्जा है इन तमाम इलाकों पर। वो तबका अपनी बात करे, हुड़दंग मचाए, खुश हो हल्ला करे, तो वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी। कोई उनका विरोध करे, कहे हम आपके साथ नहीं, हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, हम क्लासेस करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, तो फिर वो मोदी की कठपुतलियां हैं। उनको ये आजादी नहीं होनी चाहिए, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो सकती। ये कैसा तरीका हुआ? तो ये भी तो गुमनाम चेहरे हैं, जो जिनके हाथों की कठपुतलियां भी बने हुए, वो चेहरे भी तो धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। आपने देखा होगा जेएनयू में तमाम चेहरे जो इस तरह से कूद कर सामने आए थे, चाहे वो एम्स में हो, चाहे जेएनयू में हो, चाहे जामिया के मामले पे हो, चाहे सीए के समर्थन में हो, चाहे केरल की सरकार का खुलकर सामने आना हो। सारे आयशा की डफली बजा रहे हैं, ये सब आयशा की डफली बजा रहे हैं। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले वहां जेएनयू में सबसे पहले हुड़दंग शुरू किया। पेरियार हॉस्टल में सबसे बड़ा आरोप आयशा और एसएफआई के स्टूडेंट्स के ऊपर है कि तोड़फोड़ उन्होंने की। भले ही साबरमती हॉस्टल में एबीवीपी ने किया हो, लेकिन वहां पर इन्होंने किया। अब ये आजादी किसकी मांग रहे हैं? इनको तो मिली आजादी, इस आजादी का गलत उपयोग कर रहे हैं ये। इनको आजादी पढ़ने की है, पढ़ नहीं रहे हैं। इनको आजादी देश को आगे बढ़ाने की है, वो नहीं कर रहे हैं। चक्का जाम किया हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 महीने से इन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं किए, तो किस लिए भेजा है इनको? अगर पढ़ना चाहिए इनको तो पढ़ क्यों नहीं रहे? डफलियां क्यों बजा रहे हैं? देखिए, 2 चीजें हमने डफलियां और नुक्कड़ नाटक काफी कुछ देखा है, चाहे वो दांतेवाड़ा और ये पॉलिटिकल है, मैं ये कह रहा हूं, ये फैक्शनल है। आयशा की डफली क्यों बजा रहे हैं? तभी तो मैं बोल रहा हूं, ये डफलियां तभी बजती हैं आनंद। हम लोगों ने भी देखा है छात्र जीवन में, नुक्कड़ नाटकों की डफलियां बजती थी जब आयशा के छात्र इस तरह से निकलते थे। ऐसे नुक्कड़ नाटक आपको सुदूर गाँव उन इलाकों में भी होते हैं जहाँ नक्सल ज्यादा मौजूद रहते हैं। डफलियां अवेयरनेस जगाने के लिए होती थी, डफलियां इसलिए नहीं होती थी कि सड़क पर उतर आओ और छात्रों का कैरियर से खिलवाड़ करो। डफलियां इसलिए होती थी कि जागरूकता बढ़ानी है। डफलियां इसलिए होती थी कि लोग अपनी आवाज बुलंद कर सके, इसलिए नहीं कि आजादी देनी है या फिर किसी सरकार से कोई बात नहीं करनी है। छात्रों को भी बीच सड़क पे रास्ता रोककर जाम कर 1 महीने से ये एरिया जाम है, यहाँ पर आवाजाही सड़क नहीं है और करोड़ों लोगों को इससे तकलीफ हुई है। प्रेम शुक्ला बीजेपी के हमारे साथ हैं, लेकिन इनको लगता है इन्हें आजादी नहीं मिली है। इनको पूछा जाए तो मुद्दा क्या है, तो कभी बोलते हैं पुलिस एक्शन के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं सीए के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं एनआरसी के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या कर रही है सरकार? आनंद जी, एक अराजकता को आग लगाने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। सरकार इनके साथ सहिष्णुता का बर्ताव कर रही है। सरकार चाहती है कि कानून एवं प्रशासन की स्थिति बेहतर रहे,
लेकिन कुछ लोग अराजकता, हिंसा, उन्माद को ही लोकतंत्र समझ रहे हैं। उनको लोकतंत्र पर एक तरह से ये भी कहा जा सकता है ना आवश्यकता कि सरकार इनको समझाने में नाकामयाब रही है। सरकार इनसे बातचीत कर इनको सही बातें, उनको तथ्य समझाने में नाकामयाब रही है। सरकार की बात सुने तो ना कुछ लोगों ने आजकल कान बंद रखे, सिर्फ मुंह खुले रखे हैं। आप कान भी खुले रखेंगे तो सरकार की बातें समझ में आएंगी। शंकर सिर्फ इनका मुंह खुला, उनको CAA से भारत के किस नागरिक की नागरिकता जा रही है? नहीं, लेकिन ये भी तो बनता है, ये भी नहीं, ये भी है कि अगर छात्रों से बात की जाती, छात्रों को समझाया जाता, तो ये जिम्मेदारी तो फिर प्रशासन की बनती है। चरण सिंह सापरा कांग्रेस के हमारे साथ हैं। ये जामिया चलो की मुहिम अब स्टूडेंट मूवमेंट से ज्यादा पॉलिटिकल हो गई दिखती है चरण सिंह जी। नहीं, देखिए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। ये छात्र, चाहे वो जामिया के हैं, चाहे JNU के हैं, चाहे कोई शाहीन बाग में लोग बैठे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सरकार इनसे संवाद करे, लेकिन सरकार कोई इनसे संवाद कर नहीं रही है। ये सरकार का जो एरोगेंस है, जो वो सत्ता बल, बाहुबल और धनबल का उपयोग इनके ऊपर करना चाहते हैं और इस मूवमेंट को दबाना चाहते हैं। जनता के मन में कुछ प्रश्न है। अगर सरकार के लोग बाहर आके, अगर मंत्री लोग आके शाहीन बाग में या जामिया मिलिया में या JNU में आकर के छात्रों को मिल लेंगे तो उसमें क्या हर्ज है। इसके बजाय दिलीप घोष, इनके जो बंगाल के अध्यक्ष हैं, वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। पर दिलीप घोष के वक्तव्य का खुद सरकार के मंत्री और बंगाल से ही आसनसोल से MP जो हैं बाबुल सुप्रियो, उन्होंने खंडन किया है। ये भी आपको कहना जरूरी है, लेकिन आपका आरोप सही है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे। आप जानबूझ के इस मामले को बढ़ने दे रहे हैं। आप क्यों संवाद नहीं कर रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे प्रेम शुक्ला जी। देखिए, संवाद वहाँ की VC खुद संवाद करें। VC को क्या ये जो है प्रशासन का अंग नहीं मानते हैं? और संवाद में आप किस बात का संवाद करें? हिंसक लोगों से संवाद करने की परंपरा आप करें। सरकार बाहुबल का प्रयोग कर रही है। बाहुबल का प्रयोग कर रही है तो एक महीने से तो शाहीन बाग बंद करते क्या? बाहुबल का मतलब भी सरदार चरण सिंह सप्रा समझते हैं क्या? यदि पुलिस बाहुबल पर आमादा हो जाती तो वहाँ कोई इस तरह से एक बार तक दिल्ली के एक प्रमुख मार्ग को बंद करके रख सकता था क्या? पर यह प्रोटेस्ट इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि आरोप यह है कि पुलिस ने बाहुबल का प्रयोग किया कैंपस के अंदर। प्रेम शुक्ला जी कैंपस में यदि उन्मादी बैठेंगे, हिंसक तत्व होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई न करें। आप अगर चरण सिंह जी देर से पहुंचती है तो देखिए, बाहुबल का उपयोग जो है, पुलिस बल का उपयोग जो है, कांग्रेस का नाम हुआ है। कांग्रेस रख देना चाहिए। अभी मैं बोल लूं, सरकार देश में विपत्ति लाना। शुक्ला जी जरा उनकी बात सुन लीजिए, जरा उनकी बात सुन लीजिए। भाषा बोलना यही कांग्रेस का। प्रेम शुक्ला जी जरा उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। एक के बाद ऐसा इतनी आसानी से ये देश आपको पाकिस्तान का सहारा लेकर के छूटने नहीं देगा। ये सब नहीं, पाकिस्तान का सहारा पुलिस बल का उपयोग, हम तो पाकिस्तान को कुचलेंगे जी। प्रेम शुक्ला जी रुकिए, बात पाकिस्तान की नहीं है, यहाँ भारत के छात्रों की हो रही है और उनके प्रोटेस्ट की हो रही है। एक मिनट। हाँ, चरण सिंह साहब जी बोलिए। चरण सिंह जी बोलिए। यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, जामिया मिलिया में क्या हुआ, ये देख राजनीतिक रूप से विफल लोग जो हैं वो का उपयोग हुआ है। तो आप लोग एक समझ जाइए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी कानून की अपनी भूमिका है। आपका अहंकार जो है, ये आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, जो यहाँ पर जो टीवी चैनल पर आप दंगा फसाद करना चाह रहे हैं, ये टीवी चैनल का दंगा फसाद भी लोग देख रहे हैं। ये जनता आपका अहंकार देख रही है। इसका उत्तर आपको झारखंड में मिला है। आने वाले दिल्ली दिल्ली के चुनाव में देखिएगा। अभी झारखंड में आपको पटका गया, झारखंड में पटका गया। ये इसी तरह की डिबेट करते रहे। जनता इनको देख रही है, इनका इंटॉलरेंस जनता देख रही है, इनका एरोगेंस जनता देख रही है, इनका अहंकार जनता देख रही है। तो ये आपका अहंकार, ये आपका अहंकार। शंकर अय्यर को और भेजिए पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान से जाके और सलाह मांगे हिंदुओं के खिलाफ। देखिए, ये इतनी आसानी से मैंने वही कहा कि आप इमरान हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणियां करने मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। आपके पास में और कोई शब्द नहीं है। और आप मणिशंकर के खिलाफ कार्रवाई जब भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी नजर आती है। जब आप कमजोर हो जाते हैं, जब आपके पास उत्तर नहीं है, तब आप पाकिस्तान। अच्छा एक बात बताइए, चरण सिंह सापरा जी एक बात बताइए, अगर इनके पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती, एक मिनट चरण सिंह जी एक बात, अगर इनके पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती तो क्या ये बीच सड़क पर 1 महीने से जो चक्का जाम किया हुआ है ये होता?
क्या ये जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्लासेस कट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात चरण सिंह जी, जेएनयू में जहां जिस ग्रुप ने, स्टूडेंट फ्रैक्शन ने ये कहा कि उनके पास सबका सपोर्ट है, 8,000 स्टूडेंट में से 5,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये ही दिखा देता है कि किसका मत कहां पर है। और इन्होंने इन रजिस्ट्रेशंस को रोकने की कोशिश की। अब जो लेक्चर्स लेना चाहते हैं उनको लेक्चर लेने से रोका जा रहा है, प्रोफेसर्स को लैब के अंदर जाने से रोका जा रहा है। ये कैसे डेमोक्रेटिक हो गया, मुझे बताइए। इस देश के अंदर सीएए का विरोध केवल जामिया मिलिया में और जेएनयू में या शाहीन बाग में नहीं हो रहा है, हर शहर के अंदर हो रहा है। और हर शहर मैं विरोध के खिलाफ, मैं विरोध, आप कीजिए विरोध। चरण सिंह जी देखिए, मैंने क्या कहा, विरोध कीजिए, काटिए मत। आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कैंपसेस में जो हो रहा है कि लेक्चर, आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आप प्रोटेस्ट कीजिए, पर कोई और लेक्चर लेना चाहता है, लेक्चर अटेंड करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, उसके साथ गुंडागर्दी करके उसको रोकने का मतलब क्या हुआ? ये कैसे डेमोक्रेटिक हो गया? आप इसको छोटी डिबेट में ले जा रहे हैं। मैं देशव्यापी डिबेट की बात कर रहा हूं। नहीं, देशव्यापी डिबेट तो हम करेंगे, लेकिन ये मुद्दा भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो करे तो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी, कोई और कुछ करना चाहे तो उसको आजादी नहीं। आप अगर इस डिबेट को केवल जेएनयू पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं या जामिया पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से नजर आएगा कि आप भी भाजपा को मदद कर रहे हैं। नहीं, वो आप कैसे भी आरोप लगाएं, अभी तो जामिया के स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, तो मैं जामिया पे सवाल पूछ रहा हूं, जेएनयू पे सवाल पूछ रहा हूं। देश के अंदर मुंबई के अंदर भी यहाँ जितने लोग मुंबई में सीएए और एनआरसी के खिलाफ निकले थे, उससे 2 गुना ज्यादा उसके समर्थन में निकले थे, वो आपने नहीं देखा? अरे छोड़िए, कहाँ समर्थन में निकले, कितने निकले हैं, आपको वो दिखा नहीं? चलिए छोड़िए, ये हम फिर डिबेट से भटक रहे हैं। चरण सिंह जी, आप अपनी बात रखिए, शुक्ला जी अपनी बात करें। आप डिबेट भड़का रहे हैं। नहीं, आप बताइए। भाजपा को कवर फायर देना, मैं किसी को कोई कवर फायर नहीं दे रहा हूं, सवाल पूछना मेरा हक है और मैं सबसे सवाल पूछूंगा। आप चाहे जो भी आरोप लगाए चरण सिंह जी। जब आप झूठ बोलेंगे कि मुंबई के अंदर सपोर्ट में लोग ज्यादा निकले थे, तो मैं जरूर कहूंगा कि विरोध में ज्यादा लोग निकले। अब 24 को फिर निकलेंगे, आप देखना। और इसी तरह से अब मालेगांव में आप देखिए, पूना में देखिए आप किस तरह से लोग निकले हैं, हर एक शहर के अंदर, हुबली में निकले हैं, केरला के अंदर मैं आप दोनों को इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर आ रही है निर्भया केस से जुड़ी हुई। निर्भया केस में दोषियों की फांसी टल सकती है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार नया डेथ वारंट जारी करने की अपील करेगी। दिल्ली सरकार 21 जनवरी को कोर्ट में नया डेथ वारंट के लिए की अपील कर सकती है। ये एक नया ट्विस्ट आया है। 22 जनवरी को सुबह 7 बजे इनकी फांसी तय थी तिहाड़ जेल में दिल्ली के, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जनवरी को कोर्ट में नए डेथ वारंट के लिए अपील कर सकती है। अमित सिंह जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। अमित, आज कोर्ट में ऐसी दलील अमाइकस क्यूरे से भी पेश की गई थी कि कहा गया कि एक नई तारीख मुकर्रर की जाए, क्योंकि अगर क्यूरेटिव और मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होते हैं तो उसके बाद आरोपियों को 14 दिन और दिए जाने चाहिए ताकि वो अपने परिवार से मिल सके और बाकी बातें खत्म कर सकें फांसी से पहले। अब दिल्ली सरकार भी अब इसमें घुसने की बात कर रही है, कह रही है कि इसको और टालेगी आगे। जी हाँ, बिल्कुल आनंद, अगर मैं बताऊं कि जब सुनवाई चल रही थी तो सुनवाई के दौरान हर वकील अपनी अपनी बातें रख रहे थे। सबसे पहले जो अमेकस क्यूरी वृंदा ग्रोवर हैं, उनके तरफ से जो दलीलें पेश की जा रही थी वो रेविका जोन ने जैसे ही अपनी दलील कंप्लीट की तो अब दिल्ली सरकार के जो वकील है राहुल मेहरा स्टैंडिंग काउंसिल, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कोर्ट में कह दिया कि ये हताशा करने वाली है कि जितने भी दोषी हैं वो एक एक करके दया याचिका दायर कर रहे हैं। जो मुकेश ने दया याचिका दायर की है वो दया याचिका फिलहाल दिल्ली सरकार के पास पहुंच गया है और दिल्ली सरकार जो है उस पर आज शाम तक कोशिश करेगी कि उसको नोटिफाई करके उसको एलजी के पास भेज दे। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक एक करके सभी दोषी जो है वो अपना मर्सी पिटीशन दायर करेंगे और जिस तरीके से एक एक करके सभी कोर्ट का रुख कर रहे हैं, तो उसे देखते हुए 21 जनवरी को दिल्ली सरकार जो है, जो राहुल मेहरा स्टैंडिंग काउंसिल है, उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास पहुंचेगी और नया डेथ वारंट जारी करने के लिए कह सकती है, क्योंकि 21 जनवरी के दिन, क्योंकि दया याचिका खारिज, उन्होंने भी एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दया याचिका खारिज होने के बाद 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए सभी दोषियों को, और इस वाजिब समय को दिए जाने के लिए वो 21 तारीख को ट्रायल कोर्ट में पहुंचेंगे, यानी पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचेंगे, ठीक वही जगह पे जहां पर पिछले दिनों एडिशनल सेशन जज सतीश कुमार अरोड़ा ने डेथ वारंट जारी किया था 22 तारीख सुबह 7 बजे के लिए। लेकिन अब दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल राहुल मेहरा का कहना है कि जब अगर सबकी दया याचिका खारिज हो जाती है तो 21 तारीख को
वो पहुंचेंगे ट्रायल कोर्ट यानी पटियाला हाउस कोर्ट के पास, और उसके बाद नया दया याचिका जारी करने के लिए वो एक याचिका दायर करेंगे, क्योंकि उनका साफ साफ ये कहना है कि दया याचिका खारिज होने के बाद 14 दिन का समय दोषियों को मिलना चाहिए। और राहुल मेहरा ने यह भी दावा किया कि किसी भी सूरत में 22 जनवरी के दिन सुबह 7 बजे फांसी पर नहीं लटकाए जा सकते हैं, क्योंकि मुकेश ने दया याचिका मर्सी पिटीशन जो है वो राष्ट्रपति के पास दायर कर दिया है, वो दिल्ली सरकार को मिल चुका है। दिल्ली सरकार कोशिश में है कि आज शाम तक जल्द से जल्द उसको नोटिफाई करके उसको एलजी के पास भेजे। दिल्ली सरकार का फिलहाल यही स्टैंड कोर्ट में है। फिलहाल लंच के बाद भी सुनवाई लगातार जारी रहेगा, लेकिन सुनवाई के समय जो डिवीजन बेंच है, जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संगीता डिंगरा कई बार उन्होंने सवाल उठाए, तिहाड़ जेल प्रशासन पर सवाल उठाए कि पहला नोटिस जारी करने में इतना विलंब क्यों लगाई तिहाड़ जेल प्रशासन। तो वहीं दूसरी तरफ जो रेबिका जोन्स है, दोषियों के वकील, जो मुकेश के दोषी के वकील है, उन पर भी सवाल उठाया कि इतनी देर क्यों, जब 2017 में अपील खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद 2.5 साल क्यों लग गए दया याचिका दायर करने के लिए? क्यों वो इंतजार कर रही थी कि पटियाला हाउस कोर्ट डेथ वारंट जारी करे, क्यों इंतजार कर रही थी कि ट्रायल कोर्ट डेथ वारंट जारी करे और उसके बाद वो मर्सी पिटीशन दायर करेंगे? और खास तौर से जो जस्टिस मनमोहन है, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इस तरीके से सिस्टम का दुरुपयोग करेगा तो लोगों का जो भरोसा है सिस्टम पर से वो उठ जाएगा। अनंत, लेकिन अगर पर दिल्ली सरकार का ये रुख जो है ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि उन पर पहले ही आरोप है कि इस अपील प्रोसेस को उनकी वजह से 2 साल तक लटका रहा और ये घूमता रहा फाइलों में और ऑफिसों में, डेस्क से डेस्क घूमता रहा, यही कहा जा रहा है। ये आरोप बीजेपी पहले भी उन पर लगा चुकी है, अब उन पर और ज्यादा इस पर गर्मी आ जाएगी, वो भी चुनाव से पहले। जी बिल्कुल आनंद, जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक दूसरे पर इस पूरे मामले को लेकर आरोप तो लगाती आई हैं। बीजेपी आरोप लगाती है दिल्ली सरकार की वजह से देरी हो रही है, दिल्ली सरकार जो आरोप है वो बीजेपी के ऊपर लगाती है। लेकिन जब कोर्ट में ये पूरा प्रोसीजिंग चलता है, पूरी जब सुनवाई चल रही होती है, अब साफ तरीके से देखें कि जब एक बार निचली अदालत पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 जनवरी के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया, पटियाला हाउस कोर्ट ने कह दिया कि सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाए जाएंगे। उसके बाद जो है एक दोषी जो है अभी मुकेश ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है, वो दया याचिका अब दिल्ली सरकार के पास पहुंच गई है। लेकिन अब एक सुप्रीम कोर्ट का केस का एक शत्रुघ्न एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट का फैसला, उस जजमेंट के हवाले से दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की जाती है मुकेश की तरफ से, कहा जाता है कि रोक लगा दिया जाए। हालांकि चाहे वो जितने भी पक्ष हो, सभी पक्षों ने यह कहा कि ये जो स्टेज है रोक लगाने के लिए डेथ वारंट पर वो प्री मैच्योर है। राहुल मेहरा ने भी ये कहा कि ये प्री मैच्योर है, लेकिन 22 तारीख अगर 22 तारीख तक इस दया याचिका पर फैसला ना है, राहुल मेहरा ने पैरवी कर रहे हैं इन आरोपियों के लिए जिन्होंने ये कृत्य किया, ये जो रेपिस्ट हैं इनकी पैरवी कर रहे हैं, इनके लिए खड़े होते हैं कोर्ट में। उनको जरा अपने आप को टटोलने की, खंगालने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि जिस परिवार के साथ, उनकी बेटी के साथ, इस भारत की बेटी के साथ ये कृत्य आज से 8 साल पहले हुआ, दिसंबर 2012 में, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। यह सोचने की जरूरत है। जब ये ऐसी दलीलें रखते हैं तो क्या उनकी अंतरात्मा उनसे पुकार कर नहीं कहती कि अब इसको और डिले मत करो, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यह सोचने की जरूरत है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। जामिया मिलिया इस्लामिया में इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। जामिया में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज फिर छात्रों और कर्मचारियों के बयान दर्ज करेगी। मानवाधिकार आयोग की 4 सदस्य की टीम उनके बयान दर्ज कर रही है जो 15 दिसंबर को हुई हिंसा के गवाह हैं और घायल हुए हैं। कल भी इस टीम ने जामिया के 25 छात्रों का बयान दर्ज किया था। इनमें से ज्यादातर वो छात्र हैं जो लाइब्रेरी में हुए पुलिस की कथित कार्रवाई में घायल हुए। आज ये टीम बाकी छात्रों, कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्ड्स से मुलाकात करेगी। 16 और 17 जनवरी को भी टीम यूनिवर्सिटी पहुंचेगी और इससे पहले 20 दिसंबर को भी एनएचआरसी की टीम जामिया पहुंची थी। इस टीम में कैंपस और खास तौर पर लाइब्रेरी का दौरा किया था जहां काफी तोड़फोड़ हुई थी। जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, इसमें कई आरोप ये है कि पुलिस ने कुछ ज्यादा ही अधिकतम सख्ती अंदर दिखाई थी और उन छात्रों के साथ भी दिखाई थी जिनका बाहर की हिंसा में कोई रोल नहीं था। कई जो चश्मदीद हैं उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने जानबूझकर कैंटीन में तोड़फोड़ की जबकि उस कैंटीन एरिया में कोई नहीं था। टीयर गैस शेल्स लाइब्रेरी के अंदर लॉब किए गए जबकि इसकी जरूरत नहीं थी।
देखिए बिल्कुल उस 15 तारीख को मैं खुद यहाँ जामिया में था, रिपोर्टिंग हमने की थी। हम पहले थे जो जामिया की लाइब्रेरी के अंदर गए थे, हमने खुद देखा था कि वहाँ टीयर शेल का इस्तेमाल किया गया था और 1 महीना आज हो गया और उसी के मौके पर इन्होंने विरोध स्वरूप ये प्रदर्शन रखा है और अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट चल ही रहा है। आज जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अलग अलग यूनिवर्सिटी से छात्रों को यहाँ पर बुलाया है उसी विरोध में, लेकिन इस 1 महीने में कई ऐसी प्रक्रियाएं इसमें हुई हैं। मसलन अभी अगर आज की बात करें तो एनएचआरसी की टीम कैंपस के भीतर मौजूद है क्योंकि कल पहला दिन था, 4 दिन तक उसको रहना था। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर बात करने की कोशिश भी करेंगे। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप, कौन से यूनिवर्सिटी से आए हैं? स्टीफन से आए हैं। किस तरह का समर्थन आप दे रहे हैं? आप इनके साथ जामिया के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं? हाँ, हम बिल्कुल जामिया के स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं और ये जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई थी 15 को, जब आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस ये जामिया में घुस गई थी, हम इसके अगेंस्ट है। यूनिवर्सिटी स्पेसेस में पुलिस का कोई काम नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन होता है, पुलिस का दमन नहीं चलेगा। ये स्टीफेंस के छात्र हैं यहाँ पर, ये ग्रुप देखिए लगातार। पर 1 महीने से तो कोई एजुकेशन नहीं हुआ क्योंकि 1 महीने से सिर्फ प्रोटेस्ट चल रहा है और जामिया को बंद किया गया, यूनिवर्सिटी बंद किया, तो ये कहां से सही है? हाँ, विरोध करना चाहिए, हाँ ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या पुलिस ने जरूरत से ज्यादा सख्ती बरती? क्या उन्होंने टीयर गैस शेल वहां पर छोड़े जहां उनको छोड़ने की जरूरत नहीं थी? और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पर जो भी वहां अगर गलत है कोई तो उस पर एक्शन होना चाहिए। जैसे कि वैसे ही एक्शन होना चाहिए जिन्होंने पत्थर फेंके पुलिस पर, जिन्होंने ट्यूबलाइट्स फेंके पुलिस पर, जिन्होंने एसिड फेंके पुलिस पर या मोलोटॉव कॉकटेल्स फेंके थे पुलिस पर, वो भी कैंपस के अंदर से। ये कौन से तत्व, इस पर भी इनकी भी शिनाख्त होनी चाहिए, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। दोनों तरफ से जस्टिस शुड प्रिवेल। लेकिन दीपक एक बात बताइए, क्या इंक्वायरी आगे जो बढ़ रही है, एनएचआरसी जो देख रही है, वो क्या पुलिस कर्मियों से भी बात करेगी? पुलिस का अब तक रुख क्या है? क्या वो इंटरनल इंक्वायरी, उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि अगर किसी ने पुलिस की तरफ से जरूरत से ज्यादा सख्ती की है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पुलिस की तरफ से अपने जो कांस्टेबल्स, अपने अधिकारी हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ था उस समय कई वीडियोस वायरल हुए थे जो सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस के खिलाफत दिख रहे थे और यही वजह थी, इसी को लेकर सवाल उठाए गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस वक्त पूरी तरह से सफाई दी थी कि इस तरह के जो वीडियो है उनकी जांच की जाएगी। अगर दिल्ली पुलिस का कोई भी पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में लिप्तता कहीं पर दिखती है, क्योंकि कई आरोप लगाए गए थे कि पुलिस ने जानबूझकर घेर कर पिटाई करी थी और यही वजह थी कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं गिरती नजर आई थी। लेकिन पुलिस का ये कहना था, उसने साफ स्टैंड लिया था कि वो जो भी वीडियो फुटेज हैं उनकी पूरी तरह से जांच कर रही है और उसके बाद भी, क्योंकि 1 महीने तक का पूरा समय हो चुका है और लगातार जांच अभी भी जारी, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उसके बावजूद भी पुलिस का कहना है कि वो एक एक फैक्ट की जांच करेगी। जिस तरह से कैंपस के अंदर जाकर जो लाइब्रेरी है वहाँ पर पुलिस के द्वारा मारपीट की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही था क्योंकि जिस तरह से कैंपस के अंदर से पत्थर बरसाए गए थे, पुलिस ने ये भी कहा था कि कैंपस के अंदर से उतने पत्थर बरसाए गए थे पुलिसकर्मियों पर, ये लोग कौन थे? ये कोई छात्र नहीं थे बल्कि वो उपद्रवी, वो दंगाई थे जिन्होंने इस पूरी। पर दीपक एक बात बताइए, अभी आपके पीछे मोदी विरोधी, अमित शाह विरोधी नारे क्यों लग रहे हैं? अगर ये पुलिस के अत्याचार के ऊपर सवाल है तो मोदी विरोधी, संविधान को बचाना है और मोदी विरोधी और अमित शाह विरोधी नारे ये क्यों लग रहे हैं? ये पॉलिटिकल नारे वहां क्यों लग रहे हैं? अगर जस्टिस स्टूडेंट्स के खिलाफ हुई बर्बरता या एक्शन के खिलाफ था, उसकी मांग है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर सुबह से लगातार प्रदर्शन जो जारी है उसमें कहीं ना कहीं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की फोटो लगाई गई है, साथ ही यहाँ पर मोदी विरोधी नारेबाजी होती, क्योंकि सुबह से ही जो छात्र हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि शासन, जो सत्ताधारी दल है, उसके मुखिया को ही यहाँ पर उनसे ही सवाल पूछे जाए और यही वजह है कि जरा सुनिए, ये आजादी के क्या नारे लग रहे हैं? सीएए और एनआरसी से नारेबाजी की बात कर रहे हैं। जिस संविधान को बचाने की बात हो रही है उसी संविधान में और उसी के संविधान के तहत ये एक्ट और ये रूल है। एनआरसी का एक्सरसाइज पहले भी किया गया है, तब इनको ये याद नहीं आया। इनसे पूछना जरूरी है दीपक, जब इनसे आप बात करेंगे कि जब 2011 में एनआरसी का एक्सरसाइज हुआ था तब ये कहां गए थे? तब इनकी आजादी कहां छिनी गई थी? ये लाल सलाम के नारे क्यों लग रहे हैं? लाल सलाम के नारे क्यों लग रहे हैं? देखिए लाल सलाम के नारे क्यों लग रहे हैं? ये तो लेफ्टिस्ट वामपंथी नारा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ पर लेफ्टिज्म के भी कई छात्र हैं, यहाँ पर कई संगठन ऐसे आए हैं। तो ये मान लिया जाए ये पूरी तरह से वामपंथी दलों द्वारा खड़ा किया गया है, ये पूरा एक वामपंथी मूवमेंट है। और अगर वामपंथी मूवमेंट है तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कैसे हुआ? ये तो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया। लाल सलाम के नारे वहां क्यों लग रहे हैं?
देखिए, वामपंथी संगठन समर्थित यहाँ पर छात्र हैं, अलग अलग दलों से आए हैं, अलग अलग संगठनों से आए हैं और यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी छात्र हैं अलग अलग जगह से आए हैं और अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ पर नारेबाजी जो है उनके अपने संगठन के लोग इसी तरह से यहाँ पर लगा रहे हैं और चारों तरफ इस तरह की नारेबाजी यहाँ पर दिखाई तो ये जो नारेबाजी चल रही है पूरी तरह से पॉलिटिकल नारेबाजी है। मोदी, अमित शाह, एंटी बीजेपी स्लोगनेरिंग चल रही है। लाल सलाम के स्लोगन, इनकलाब जिंदाबाद और लाल सलाम के स्लोगन्स लग रहे हैं। तो यानी ये पूरी तरह से वामपंथियों ने इसको यूसअप कर लिया है। ये स्टूडेंट मूवमेंट कैसे हो गया? ये पूरी तरह से इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट स्टूडेंट मूवमेंट कहां से हुआ, मुझे बताइए। यहां पर शशि थरूर पहुंचे हैं, मणिशंकर अय्यर पहुंचे हैं, ये तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हुआ। ये कश्मीर बोला आजादी फिर से लगा क्यों? कश्मीर बोला आजादी के नारे क्यों लग रहे हैं? कश्मीर बोला आजादी के नारे फिर लगे। कश्मीर को कौन सी आजादी? नारेबाजी हो रही है उसमें यहाँ सभी जो राज्य हैं उनको आज़ादी को लेकर यूपी मांगे आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी, इस तरह की नारेबाजी यहाँ पर छात्र संगठनों के छात्रों के द्वारा की जा रही है और यही वजह है कि सभी स्टेट्स का नाम लेकर ये लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर के PHQ को लेकर आज़ादी की मांग की गई है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठाकर इस तरह की नारेबाजी की जा रही है। लगातार जो छात्र संगठन है वो अलग अलग है, चाहे वो वामपंथी समर्थित हो या फिर दूसरे दलों के हों, लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर इस तरह की नारेबाजी कर अपना विरोध यहाँ पर जता रहे। कई लोगों के हाथों में संविधान बचाओ भारत बचाओ के जो पोस्टर, बैनर या फिर और इनको पूछने की जरूरत है, अगर इनके पास आजादी नहीं होती तो क्या ये नारे लगा रहे होते? सबसे बड़ी बात यह है, कश्मीर बोले आजादी, लाल सलाम के नारे, ये सब क्यों लग रहे हैं वहां पर? अगर बात पुलिस के एक्शन की थी जामिया कैंपस के अंदर तो वो नारे लगने चाहिए थे, पुलिस से सवाल पूछे जाने चाहिए थे। कर रहे हैं कि कश्मीर मांगे आजादी। ऑब्वियसली कश्मीर को भी तो आजादी चाहिए। आप बताइए 5 महीने से उन्हें बंद किया हुआ है, क्या वो सही है? आप खुद बताइए हमारी GDP कहाँ पहुँच गई? क्या आप नहीं, ये क्या भाषण दे रही है मैडम? इनको पूछिए। जम्मू कश्मीर में इनके पास तथ्य नहीं है, इनसे उलझने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये आप सुन रहे हैं, 5 महीने से कश्मीर बंद है। इन्होंने कहा 5 महीने से कश्मीर बंद है। इनको ये गई है वहां श्रीनगर, अभी इनके लिए टिकट कटा है, श्रीनगर दिखा के आए इनको। मेरा वर्ष उत्तराखंड से, मैं दिल्ली में रहती हूँ। आप ये बताइए क्या NRC का विरोध क्यों? क्योंकि ये तो पहले से लागू है। कहाँ पहले से लागू है NRC? आप कह रहे हैं लागू है, कहाँ पहले से लागू है? मैंने तो कभी सुना नहीं कि NRC। देखिए जो तो इनको बोलिए जरा इनके स्मार्टफोन में गूगल देखें और देखें कि 2011 में 66 लाख लोगों को नेशनल रजिस्टर NRC के तहत आइडेंटिटी कार्ड दिया गया भारत में। उनको बोलिए कि चिदम्बरम साहब ने NPR की तारीफ की थी, जरा पढ़ के आए। ये स्टूडेंट हैं, इनको बोलिए दिल्ली निवासी हैं, ये खुद स्टूडेंट है, 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रही है। पढ़ा क्या इन्होंने? पूछिए इनसे, दीपक पूछिए इनसे। और वोटर ID कार्ड से आप प्राइम मिनिस्टर बने हुए, आप होम मिनिस्टर हैं, उसका मतलब आप ही जब प्राइम मिनिस्टर हैं। चिदम्बरम गृह मंत्री थे तब उन्होंने भी 5 लाख लोग के आसपास NRC को लेकर जो है प्रस्ताव किया था। प्रस्ताव पास किया था, ठीक है? नहीं, प्रस्ताव ही नहीं, NRC लागू हुआ था। NRC आइडेंटिटी कार्ड 66 लाख भारतीय निवासियों के पास है तटीय इलाकों में। उनको बोलिए पढ़ के आए। ये स्टूडेंट्स हैं, नारेबाजी से आगे थोड़ा क्लासेस में बैठे पढ़ेंगे तो इनको समझ में भी आएगा। संविधान का अध्ययन करेंगे, देश के कानून का अध्ययन करेंगे तो इनको समझ में आएगा। पूरे हिंदुस्तान की हो चुकी है, तो मैं उसी हिंदुस्तानी में से एक हूँ, मैं कोई छात्र नहीं हूँ, आई एम अ लेक्चरर। आनंद, देखिए ये लोग कह रहे हैं कि हाँ ये छात्र नहीं है, लेकिन ये सिविलियन है जो यहाँ के लोग हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग ऐसे भी आए हैं जो सिविल यहाँ के रहने वाले हैं, स्थानीय निवासी हैं या किसी के मित्र हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि NRC और उसको लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रांतियां जरूर होगी, लेकिन जिस तरह का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर अलग अलग संगठनों के द्वारा किया जा रहा इन्होंने है, तय कर लिया है कि कुछ भी हो विरोध करना है। वामपंथी दल हैं, कश्मीर मांगे आजादी के नारे लग रहे हैं। इस तरह के नारे अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट में अगर लगने लगे तो क्या इसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट माना जाना चाहिए, या फिर कहें कि ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल फाइट है जहां विपक्ष इन प्रोटेस्ट को घेर कर सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है? तो फिर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कैसे रहा बताइए? और अगर ये जामिया चलो का नारा सही में स्टूडेंट्स ने लगाया तो इनको स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि CAA क्या है, NRC क्या है, NPR क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अगर ये पढ़ के नहीं आए हैं तो फिर ये क्या कर रहे हैं? क्लासें बंद करके कहां से पढ़ेंगे बताइए? अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक और तथ्य
एक महीने से दिल्ली वासियों को और दिल्ली एनसीआर के निवासियों को कितनी असुविधा हो रही है, इस पर भी एक रिपोर्ट है आपके पास। वेलकम बैक। जेएनयू हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की जांच तेज हो गई है। हिंसा से जुड़े तमाम सबूत ढूंढ रही एसआईटी को एक नया वीडियो मिला है। ये वीडियो 4 जनवरी का है। ये वीडियो जेएनयू सर्वर रूम के बाहर का है। कहा जा रहा है कि जेएनयू में विवाद की शुरुआत ही सर्वर रूम से हुई थी। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि सर्वर रूम के बाहर 2 गुटों के छात्रों के बीच झड़प हो रही है। कहा जा रहा है कि सर्वर को चालू करने के लिए एबीवीपी के छात्र लेफ्ट विंग के छात्रों के साथ झगड़ रहे हैं। अब इस मामले की जांच की जा रही है और ये पता करने की कोशिश इस वीडियो में कौन कौन है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में साकेत मून भी हैं, जो कि जेएनयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष हैं। दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं और भी डिटेल्स के साथ। ये उस वक्त का ये वो समय है जब आईसा और एसएफआई के जो छात्र थे उन्होंने सर्वर रूम को ब्लॉक कर रखा था ताकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो डीरेल हो सके, वो ना हो सके। दीपक, देखिए आनंद, ये वीडियो जो है 4 जनवरी को आया है, जिसको क्राइम ब्रांच के पास आया है। इस वीडियो में जो कुछ भी दिख रहा है वो घटनाक्रम सर्वर रूम के पास का है, क्योंकि उसके बाद ही सर्वर रूम में तोड़फोड़ हुई थी। लेकिन जब छात्र संगठन के लोग भी वहाँ पर थे, क्योंकि वामपंथी छात्र संगठन के कई लोग वहाँ पर थे, उपाध्यक्ष जो साकेत मून है वो वहाँ पर थे, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट, उसके बावजूद भी झगड़ा हुआ और उसके बाद साकेत मून वहाँ पर दिखाई दिए हैं। साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग संगठन से जुड़े थे, लेकिन कुछ ऐसे नकाबपोश भी थे। सर्वर रूम में एक छात्र संगठन के जो एक गुट था वो सर्वर रूम में जाना चाहता था, उसको बंद करवाना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ जो राइट विंग के लोग थे वो चाहते थे कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो और रजिस्ट्रेशन को किसी भी तरह से नहीं रोका जाना चाहिए। और इसी को लेकर अचानक हाथापाई हुई है। एक शख्स जो दाढ़ी वाला है वो अचानक 2-3 छात्राओं के ऊपर हमला कर देता है और ये सब कुछ साकेत मून देख रहे थे वहाँ पर। और जाहिर सी बात है, वहाँ पर अगर वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उनको उस झगड़े को सुलझाना चाहिए था, वहाँ पर लोगों को बताना चाहिए था कि इस तरह से मारपीट नहीं करनी है। कई सुरक्षा गार्ड भी वहाँ पर थे। तो क्राइम ब्रांच का कहना है कि इन सभी को पूछताछ के दायरे में रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं एक के बाद एक वायरल वीडियो जो सामने आ रहे हैं, पुलिस उनकी एक पड़ताल कर रही है। और अभी तक हालांकि साकेत मून समेत कई ऐसे छात्र हैं जो इन वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, तो उन सभी को पुलिस का कहना है कि उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि उन्हें नोटिस दिया जा सकता है। जिस तरह से मारपीट का ये वीडियो सामने आया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि एक जो दल था वो पूरी तरह से सर्वर रूम को नष्ट करना चाहता था और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बाधित करना चाहता था, और यही वजह थी कि अब इस वीडियो की भी पड़ताल होगी। जी आनंद, देखिए, एक तरफ यहाँ पर ये एक घटनाक्रम है। कहा जा रहा है कि एबीवीपी के छात्र जब साबरमती टी पॉइंट पर और साबरमती हॉस्टल पे जो हिंसा हुई, जो मॉब हुआ, कहा जा रहा है एबीवीपी ने किया, लेकिन उससे पहले पेरियार हॉस्टल में दावा ये किया जा रहा है कि एसएफआई और आईसा के छात्रों ने किया, लेफ्ट वामपंथी दल और गुट के छात्रों ने किया। और उससे पहले 4 जनवरी को भी, उस दिन सुबह 5 जनवरी को और 4 जनवरी को भी ये जो दृश्य आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि वामपंथी दलों के जो लीडर्स हैं और वहां पर जो जेएनयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी पीछे खड़े हैं और ये छात्राओं पर हाथ चलाते हुए दिख रहे हैं उनके सामने ही उसी एरिया में। और देखें कि ये सर्वर रूम जो है, इस सर्वर रूम को छात्र परिषद के जो सीनियर्स हैं उन्होंने ही इसको ब्लॉक किया हुआ है। तो ये वामपंथी दलों का जो ये पूरी जो मुहिम है जेएनयू के अंदर और पीछे आपके जामिया के अंदर, वहां पर भी आप देखिए लाल सलाम के नारे लग रहे हैं, नारेबाजी और तेज हो गई है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वामपंथी दलों ने जानबूझकर इसको पूरा घेर कर इसको एक एजेंडा बना दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे वो सरकार को घेर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर आनंद, क्योंकि जिस तरह से वामपंथी संगठनों के ही कई सारे वीडियोज ऐसे आए हैं जिसमें वामपंथी संगठनों के छात्र हैं, चाहे वो 4 तारीख के वीडियो हो या उसके बाद 5 तारीख को जो बवाल हुआ था उसके वीडियो हो। तो क्राइम ब्रांच का कहना है कि 100 से ज़्यादा वीडियोज़ उनको ऐसे मिले हैं जो मोबाइल वीडियोज़ हैं। सीसीटीवी फुटेज जो चाहती थी क्राइम ब्रांच वो उन्हें नहीं मिल पाई, क्योंकि सर्वर रूम को नष्ट किया था और साथ ही सीसीटीवी जो तारें थी वो काटी गई थी। यानी पूरी प्लानिंग के तहत वहाँ पर हमला किया गया था। उसके बाद जब 5 तारीख को जो छात्रों के 2 गुट, एक गुट पहले आता है पेरियार हॉस्टल में जहाँ पर जो छात्र संघ अध्यक्ष है अब वो वहाँ पर उसमें दिखाई दी है, और उसके बाद आयशी घोष के साथ ही कुछ ऐसे छात्र से जिनसे लगातार पूछताछ हुई है। अब ये कोशिश जो पुलिस है वो ये कर रही है कि तकरीबन जो 50 से ज़्यादा छात्र हो चुके हैं जिनको नोटिस दिया जा चुका था, जिनसे पूछताछ हुई थी, तो उनको हर वो वीडियो दिखाकर पूछताछ की जा रही है कि कौन किस पूछताछ ही नहीं। देखिए, चाहे वो किसी भी छात्र संगठन से जुड़े हो और या कहीं से भी आए हों, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने
राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। हमारे आपके टैक्स के पैसे से दिए हुए ये सर्वर रूम्स हैं, ये हॉस्टल एरिया है, ये पूरा प्रांगण है जेएनयू का, उनके खर्चे से नहीं चलता, सरकार के हमारे टैक्स पेयर और एक्सचेकर के खर्चे से चलता है। उसको इन्होंने तोड़फोड़ दिया ये सोचकर कि भाई उनकी जागीर है। ये नहीं होना चाहिए।